कुछ समय के लिए आप गांव जाते हैं, लेकिन आप उतने रिचार्ज होकर आते हैं कि आने वाले समय में करीब 1 महीने तक शहर में वो उन यादों के साथ आप अच्छे से काम निकल जाता है। फिर इच्छा होती है, फिर आप गाँव जाते हैं, फिर उस तरह से चार्ज होकर आते हैं। तो जैसे आप कहते हैं ना, बैटरी चार्ज हो गई, तो गाँव जाके बिल्कुल बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर शहर में जो तनाव आता है उससे आप उसको आप झेल लेते हैं। हम लोग भी गांव जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी आए नहीं और 2-4 दिन ठहर जाएं या रुक जाएं। वैसा आईआईटी के लिए कोचिंग वगैरह भी किए थे? कोचिंग मैंने किसी क्लासरूम कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था। एक करस्पॉन्डेंस कोर्स आया करता था उस ज़माने में, ब्रिलियंट्स का, वो मैंने किया था। काफ़ी लोगों ने कोचिंग की थी, परंतु मेरा विद्यालय तो दिल्ली में था, मैं नोएडा से जाया करता था, उस समय कहाँ था, और कोचिंग की व्यवस्था में मेरा विश्वास नहीं है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसके बाद साल दर साल तैयारी करते चले जाते हैं, उन सभी को मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज क्या क्लियर करने के लिए कहेंगे सर? देखिए, मन में यदि प्रेरणा आपके हो कि सिविल सेवा में आना है तो प्रयास करना होगा, लेकिन प्रयास के साथ साथ इसमें आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पढ़ते हैं। अथाह है, कई ऐसी घड़ियाँ आएंगी जब विचलित आपको लगेगा कि विचलित हो रहे हैं, उस समय टूटना में कुछ अच्छा काम करना है, कुछ परिवर्तन होना है। यदि हर व्यक्ति यही सोचने लगे कि अपने स्वार्थ के कारण वो कहीं और चला जाए, जहाँ समस्या है उससे दूर चला जाए, तो समस्या तो कभी दूर होगी नहीं। लड़कियों के पीछे अगर थोड़ा भी कुछ उस प्रकार की प्रेरणा जगी मन में, तो फिर एग्जाम में सेलेक्ट कहाँ होंगे। पहले तो आईआईटी में ही निकलना था, तो उस टाइम लगा कि अगर थोड़ा भी भटके तो जो समय पढ़ाई में जाएगा वो कहीं और चला जाएगा। उसको यूपीएससी में लगे, मन से भटकोगे, समय हर चीज़ के लिए ईश्वर ने तय कर रखा है। और जैसे आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, हर चीज़ का एक बैलेंस है, ब्रह्मचर्य का क्या समय हो, गृहस्थ का क्या समय। किसी अपराधी से यदि आपको पूछताछ करनी हो जिसने कोई जघन्य अपराध किया हो, तो पूछताछ तो कड़ाई से ही करनी होगी। इनकाउंटर ये सबसे तो आप मतलब कि अभी तक कितने कुछ क्या बता सकते हैं? इनकाउंटर्स मेरे व्यक्तिगत रूप से 2 बड़े इनकाउंटर्स वही रोहतास में हुए थे, जो सामने सामने हुए थे। बाकी छोटे मोटे इनकाउंटर्स तो समय समय पर होते रहे हैं, तो जो बहुत दूरी से कहीं गोली चल गया आप थे। जो नज़दीकी इनकाउंटर्स, 2 इनकाउंटर्स मेरे रोहतास में हुए, और बहुत ही ऐसे थे जिसमें कि जीवन और मरण का बिल्कुल। आम आदमी को काफ़ी परेशानी होती है पुलिस स्टेशनों में, जैसे कि पैसों का लेन देन को लेकर के या कई मामले को इधर से उधर करने में, उसको लेकर कैसे सुधार किया जाए, कहाँ से इसकी? देखिए, मेरा जो तरीका है, और जिसके कारण जहाँ भी रहा हूँ, लोगों में, अधिकांश लोगों में एक प्रकार की संतुष्टि भी हुई है, वो है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। है क्या नेताओं के दबाव में, नेताओं और मंत्रियों के दबाव में, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग करती है सरकार को, उसके दबाव में अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और तमाम लोग इस दबाव में रहते हैं? जो सही है वही करना है, जो गलत है नहीं करना है। यदि आप सुनते हैं तो मेरा तो यही रहा है, बी फर्म बट पोलाइट। आप पोलाइट रहिए, लेकिन निर्णय पे कभी इसमें कोई अगर गलत करने को कहे तो करूँगा ही नहीं। वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वह हैं विकास वैभव जी। वैसे परिचय के बिहार में मोहताज नहीं है, मगर प्रशासनिक सेवा में ये कार्यरत हैं। लगभग 17-18 वर्षों से ये प्रशासनिक सेवा में हैं। बिहार में कई ऐसे लोगों से मिलते रहता हूं, चाहे वह राजनीति के नेता के क्षेत्र में हो या फिर प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में हो, और जो अभ्यर्थियों का मुद्दा है, इन सभी तमाम मुद्दों के साथ हम आते रहते हैं। आज सोचे कि विकास वैभव सर जी से बात किया जाए और मिला जाए। अभी होम डिपार्टमेंट में है, स्पेशल सेक्रेटरी आईजी के दायित्व में हैं, तो हम ऐसे कुछ सवाल करेंगे अभी और कुछ बातचीत करेंगे विकास वैभव जी से। पहली बात तो कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और बात करने के लिए तैयार हुए। सर, मैं शुरुआत करना चाहूँगा सवाल से कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से आपका क्या लगाव रहा है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्या किया जाए? देखिए, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसा हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। और लगभग जो आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको निश्चित ही वैसी एक संस्कृति की झलक मिलेगी जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। किसी भी गांव में जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं कभी कभी एक प्रकार का भय का माहौल रहता है कि हम गांव में हैं, शहर से दूर हैं, तो हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब हम चीज़ों को देखते हैं, जिन लोगों ने सबसे अधिक सफलता प्राप्त की होगी इतिहास में, जो जिन्हें महापुरुष के रूप में जानते हैं, तो उनका भी वास्ता कभी न कभी किसी सुदूर गांव से ही था। तो लगभग गांव में जो भारत की आत्मीयता है उसकी झलक मिलती है, और भारत के भविष्य को जो परिवर्तित करने की क्षमता रखती है, ऐसी संभावना मुझे दिखती है। आपका कितना लगाव है गाँव से? गांव से मैं निश्चित रूप से जुड़ा हुआ हूं, और जहां भी रहा वहां तो गांव जाता ही हूं, और अपने गांव भी हर वर्ष नियमित रूप से जाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि वहीं जाकर
जो मूल तत्व है, जो भारत को परिभाषित करती है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। जी, आज मैं गांव से जुड़ा हुआ ही, जैसे कि गांव के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलती है और कई बातें होती है, मगर आपको कैसा लगता है कि गांव का विकास और कैसे बेहतर हो? देखिए, गांव जो है ना, पहले क्या था, एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट इकाई थी जिसमें हर प्रकार की व्यवस्था उस प्रकार से थी जो स्वावलंबी थी। हर प्रकार के काम करने वाले लोग गांव में ही मिल जाते थे, न्याय तक गांव में मिल जाता था। जब पंचायत वाला सिस्टम उतना उस प्रकार का था, धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं और पंचायती राज तो फिर से लाने का प्रयास किया गया सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन जो एक स्वावलंबीपन था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। तो बहुत सारी चीज़ों पे अब गांव की जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है बाहर से कॉन्टैक्ट्स पे। तो उसमें कैसे उसको बेहतर किया जा सके, किस प्रकार से गाँव का विकास हो, तो उसकी दो अवधारणाएं। एक अवधारणा है जो बिल्कुल शहर की तरह हो जाए, और दूसरी अवधारणा है कि गांव ही रहे, लेकिन उसमें सारी आधारभूत सुविधाएं जो शहरों में उपलब्ध हैं वो होने चाहिए। तो निश्चित रूप से गांव को अगर उस तरह से देखें तो बिल्कुल शहर की तरह कंक्रीट के जंगल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्राकृतिक रूप भी होना चाहिए, लेकिन साथ में अच्छी रोड्स हों, शुद्ध पीने का जल मिले, मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सेस अच्छा हो। और आजकल सूचना क्रांति तो ऐसी आई है कि कोई भी चीज़ आप किसी गांव में भी रहते हैं तो उससे आप अछूते नहीं हैं। सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ें आपको अपने टैबलेट पे, मोबाइल पे मिल जाती हैं। तो बहुत सारी जानकारी आप गांव में रहें चाहे शहर में रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेसिक मॉडर्न एम्यूनिटीज़ हैं उसका एक्सेस गाँव में हो। अगर ऐसा हम सुनिश्चित कर पाते हैं तो गाँव को हम विकसित मान सकते हैं। गांव में पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई पहल भी किए गए हैं, उसको लेकर प्रशासनिक दृष्टि से आपका व्यक्तिगत राय भी और सामूहिक राय भी क्या बनता है पलायन को लेकर के? बहुत देखिए, जहाँ भी सभ्यता आगे बढ़ी है तो नगरों का विकास हुआ है, और नगरों का विकास जब हुआ है तो निश्चित है गाँव से लोग नगरों की तरफ भागते हैं। हमें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि गाँव में भी अच्छा रोजगार लोगों को मिले, अच्छी लाइफस्टाइल गाँव में भी हो, क्योंकि जो संतुष्टि या जिस प्रकार का एक, जिसको मैंने कहा भारत का जो मूल तत्व है वो तो गाँव में ही बसता है। तो गाँव का जो लाइफस्टाइल लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और एजुकेशन, इस प्रकार की चीज़ें जो शहरों में लोगों को लगता है कि अच्छी मिलती हैं, उसको कैसे गांव तक भी उस रूप में हम प्रस्तुत करें, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन जब इच्छा होगी, इच्छा शक्ति होगी, दृढ़ होगी, निश्चित इसको कर पाने में हम सक्षम अवश्य होंगे। विकास वैभव जी को कहाँ ज़्यादा मन लगता है, गाँव में या शहरों में? काम के सिलसिले में तो यहाँ रहना पड़ता है शहरों में, मगर ऐसे देखिए, शहरों में तो रहना ही है कार्य की दृष्टि से या ऐसे भी, लेकिन जब गांव में जाता हूं तो आत्मीयता जो अनुभव होती है, जिस प्रकार की प्रकृति का सामीप्य दिखता है, उसकी बात ही कुछ और है। वो अनुभूति ही अलग है। जो पूरे कुछ समय के लिए आप गांव जाते हैं, लेकिन आप इतने रिचार्ज होकर आते हैं कि आने वाले समय में करीब 1 महीने तक शहर में वो उन यादों के साथ अब अच्छे से काम निकल जाता है। फिर इच्छा होती है, फिर आप गाँव जाते हैं, फिर उस तरह से चार्ज होकर आते हैं। तो जैसे आप कहते हैं ना, बैटरी चार्ज हो गई, तो गाँव जाके बिल्कुल बैटरी चार्ज हो जाती है, और फिर शहर में जो तनाव आता है उससे आप उसको झेल लेते हैं। हम लोग भी गांव जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी आए नहीं और 2-4 दिन ठहर जाएं या रुक जाएं, वैसा आपको भी या लगता है या क्या? बिल्कुल। और इनफैक्ट बचपन की जो मेरी यादें हैं तो गाँव की बड़ी अच्छी यादें हैं। गाँव में रहना, गाँव में घूमना, बहुत सारे जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी। जैसे मुझे याद है, नानी के घर अक्सर जाया करता था, तो जैसे ही आंधी आए तो कुछ तुरंत बोलते थे कि जो छोटा आम का टिकोला है उसको जाकर चुनने चले जाओ। तो बड़ा ही एक अद्भुत अनुभूति थी कि भागते थे और कहीं देखते थे कहाँ गिरा और उसको लेके आते थे। तो छोटी छोटी यादें हैं। या कभी गांव में मछली पकड़ने गए लोग तो वहाँ चले गए उनके साथ, तो दिन भर देख रहे हैं कैसे किस प्रकार की गतिविधि हो रही है। कोई भैंस चरा रहा है, कोई मछलियाँ पकड़ रहा है, किसान अपने खेत में हल चला रहे हैं, किस प्रकार से चिड़ियाँ आती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो प्रकृति के बिल्कुल समीप हैं, मन को बहुत छूती हैं और यादें बनकर जीवन भर रहती हैं। गांव से ही जुड़ा हुआ है किसानों की समस्या, अभी तो बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी चल रहा है, मगर किसानों की समस्या मूलभूत यहाँ पर कैसे पूरी हो? क्योंकि जो आज़ादी के बाद से सरकारें बनी वो सभी ने प्रयासरत रहे हैं, मगर उस पर कोई ऐसा ठोस परिणाम नहीं आया जिससे कि एक सुखद अनुभूति हो कि कुछ ऐसा खुशी हो कि किसानों को लेकर के। देखिए, पहले से चीज़ें बहुत बदली हैं। पहले जो चीज़ें थीं उससे निश्चित हरित क्रांति आई, भारत अपने स्वयं अन्न उत्पादन में सक्षम बना, तो चीज़ें बदली हैं और बदल रही हैं। इसी हिसाब से जो सरकार की नीति है उसमें भी परिवर्तन हुआ है, नई नीति भी आई है। दृष्टिकोण यही है कि और बेहतर हो। तो समय के साथ निश्चित ही मुझे लगता है चीज़ें बदलेंगी और
पॉजिटिव होंगे। अच्छा, और जैसे गांव में बचपन से गांव में ही रहे कि धीरे धीरे, पहले तो मैं जानना चाहूँगा माताजी पिताजी कहाँ रहे? नहीं, पिताजी मेरे इंडियन ऑयल में अच्छा, इंजीनियर ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया था और वहीं पर पूरी सेवा के बाद 2013 में रिटायर हुए हैं। अभी नोएडा में रहते हैं। माँ भी साथ में ही, जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती गई हम लोग भी बच्चे थे वहीं जाते रहे। गांव में मेरा समय मैक्सिमम छुट्टियों का समय बीतता था। अच्छा। समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस, तो उस समय गांव में ही रहते थे। और दैट वाज द टाइम जब सही में जो गांव की आत्मीयता थी उसने इतना प्रभावित किया, प्रेरित किया और जीवन में कुछ आगे करने के लिए सदैव आज भी उस रूप से हमेशा इंस्पायर करती रही। और क्या करना चाहते हैं गांव के लिए और ग्रामीण विकास और उत्थान के लिए, कुछ ऐसा? मैं तो इस दृष्टिकोण में देखता हूँ, जैसे विदेशों में भी गया था तो विदेशों में मैंने देखा जो सबसे अधिक पसंद वैसे लोग हैं जिनके अपने बड़े खेत हैं, अपने खेतों में खेती करते हैं और गांव में रहते हैं। और गांव में रहने के बाद भी कहीं से भी वो किसी प्रकार से असक्षम नहीं है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्टेड है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत दूर नहीं है। तो एक ऐसे आदर्श गाँवों की कल्पना करते हुए उनको स्थापित करना होगा जिसमें कि कोई डिफिशियंसी नहीं लगे। तो उसको कैसे हम बनाए, जो शहर हो हमारे वो हब्स हो जो गाँवों को कनेक्ट करें, जिसमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो, लेकिन गांव में रहने वाले लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि दूरी हो या उस प्रकार के किसी कारण से वो शहरों से उस प्रकार से दूर हैं। बट शहरों में बहुत ओवर पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए गांव में किस प्रकार से हम इनकम जनरेट करने की सोर्सेज को जनरेट कर सकें, तो इस पर दृष्टिकोण होना चाहिए और चिंतन होना चाहिए। और निश्चित रूप से कुछ जो नीतियाँ हैं वो उस पर काम कर भी रही हैं, बट इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं ये हम युवाओं के लिए भी एक सोचने वाली बात है। होती है। माँ पिताजी अभी कहाँ रहते होंगे? अभी नोएडा में रहते हैं। नोएडा में रहते हैं। और पत्नी और बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरी शादी बहुत जल्द, मतलब सेलेक्ट हुए थे आईपीएस में, करीब 23 वर्ष की उम्र थी जी। और मैं बड़ा शास्त्रों के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। तो 25 साल जैसे ही हुआ तो बस गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर गए, शादी हो गई थी। पत्नी मेरी वो भी होम मेकर हैं, ये पटना में ही उनकी पढ़ाई पटना वुमेंस कॉलेज से हुई और उन्हें भी अच्छा लगता है घर में रहना, चीज़ों को संभालना। 2 बच्चे हैं, बेटी मेरी प्रत्यक्षा अभी पटना में ही नॉटर डेम स्कूल है उसमें पढ़ती है, क्लास 8 में 9th में जाएगी। और छोटा जो बेटा है याज्ञवल्क, वो क्लास 3 में है और 4th में जाएगा, वो डीएवी में है। ये हम बात किए विकास वैभव जी से, जो आज मन कर रहा था कि किसानों, गांव की समस्याओं पर और भी कुछ चीज़ों पर मैं और भी बात करूंगा। सर, छात्र जीवन से जुड़ा हुआ कुछ संक्षिप्त में बातें मैं जानना चाहूँगा। क्लास 10th कहाँ से किए थे सर? 10th की पढ़ाई में 10th मैंने केंद्रीय विद्यालय नोएडा, वहीं पे पिताजी पोस्टेड थे, उस समय वहीं से दिया था। और उसके बाद 12th भी लगभग वहीं दिल्ली में सरदार पटेल विद्यालय है, जी, तो वहाँ से फिर मैंने 12th किया था। आईआईटी के लिए कोचिंग वगैरह भी किए थे? कोचिंग मैंने किसी क्लासरूम कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था। एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स आया करता था उस ज़माने में, ब्रिलियंट्स का, वो मैंने किया था। काफ़ी लोगों ने कोचिंग की थी, परंतु मेरा विद्यालय तो दिल्ली में था, मैं नोएडा से जाया करता था, उस समय कहाँ था। और कोचिंग की व्यवस्था में मेरा विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि यदि परिश्रम स्वयं करेंगे तो उससे किसी भी कोचिंग से ज़्यादा बेहतर आप शायद उससे कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ के स्वयं अध्ययन करके ग्रहण करते हैं वो कितना भी कोई प्रयास कर ले उतने अच्छे से वो आपको पढ़ा नहीं सकता। आईआईटी कब निकाले थे सर? 97 में ही मैंने 12th किया था और 12th करते ही साथ में आईआईटी में भी सिलेक्शन हो गया था। इंजीनियरिंग का तो क्रेज था, मतलब एक अभी भी क्रेज है, और आईआईटी का भी। आज तो कॉलेजेस ज़्यादा खुल गए हैं, मगर उस वक्त ज़्यादा दबाव रहता होगा। कैसा कुछ जो छात्र अभी सुनते हैं लोग, मेरे दर्शक, उन सभी को क्या कहना चाहेंगे आईआईटी? नहीं, उस समय तो जो भी अच्छा कोई बढ़िया स्टूडेंट हो जी, तो आईआईटी से बड़ा कोई ड्रीम था ही नहीं उसके लिए। जी, और एक समय ऐसा था जब विदेश जाने का भी माध्यम आईआईटी बन चुका था, क्योंकि किसी और कॉलेज से आप पढ़ते तो उतना आसान नहीं था, लेकिन आईआईटी में लगभग 70-80% लोग बाहर ही चले जाते थे। तो किसी नए लड़के को अगर यदि उसके मन में सपना होता कि कुछ अच्छे पैसे कमाएं, कुछ ऐसा हो, तो आईआईटी से बढ़िया कोई माध्यम था नहीं। इट वॉज लाइक अ ड्रीम। तो हर बच्चे का था, मुझे भी था, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था। आईआईटी जाना इसलिए था क्योंकि आईआईटी सबसे अच्छी संस्था है, सबसे बढ़िया वहाँ एजुकेशन होगा, लेकिन सेवा तो देश की करनी थी। तो वो जब आईआईटी गए तो उस समय बहुत लोगों को देखा जो विदेश जाने के बड़े लालायित थे, और आज भी मेरे अधिकांश जो बैचमेट्स हैं बाहर ही हैं। परंतु मेरे मन में एक प्रेरणा थी कि अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और वो किसी कॉर्पोरेट के लिए या किसी अन्य देश में जाकर उतने अच्छे से मैं नहीं कर पाऊंगा जो मैं अपने देश में रहकर कर सकता हूँ। और उस नाते तब मुझे लगा कि सिविल सेवा में बहुत कम उम्र में आपको ऐसे नेतृत्व की क्षमता प्रदान करती है जिसमें आप समाज में अपना योगदान बड़े रूप में दे सकते हैं। कहीं जॉब या प्राइवेट जॉब या नौकरी और अलग से किए हों, वैसी कुछ जानकारी? देखिए, जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो बड़ा खतरनाक है ना। हाँ, तैयारी करेंगे तो बहुत समय तक होगा, और फिर होगा या नहीं होगा उसमें बड़ा संशय रहता है।
तो साथ में मैंने उस समय जब आईआईटी में था वहाँ भी 2 जॉब्स लगी थी, तो उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आईआईटी से निकलने के बाद जब मैंने मुख्य परीक्षा दे दी थी सिविल सर्विसेज की, तब मैंने एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया था। तो एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी, उसमें सफल होने के बाद एनटीपीसी में रिहंद उत्तर प्रदेश में है, वहीं प्रोजेक्ट है, वहीं पर मैंने करीब 7 महीने बिताए थे। तो जैसे कई जो छात्र हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो उसके बाद साल दर साल जो तैयारी करते चले जाते हैं, उन सभी को मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज क्या क्लियर करने के लिए कहेंगे सर? देखिए, मन में यदि प्रेरणा आपके हो कि सिविल सेवा में आना है तो प्रयास करना होगा, लेकिन प्रयास के साथ साथ इसमें आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पढ़ते हैं। पता है अब बहुत कुछ पढ़ेंगे और पता चला कि जब परीक्षा निकट आई तो आपको कुछ याद ही नहीं। तो पढ़ना क्या है, उसके लिए मूल रूप से आप पिछले प्रश्न पत्रों को देखिए, ताकि जो भी आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टेड हो। क्योंकि पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो परीक्षा में काम भी आए तो उसमें आपको उस समय का अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। और लंबी परीक्षा है, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां मन में आती हैं जो द्वेलित कर जाती हैं। कई प्रकार के पुल्स, प्रेशर्स, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव भी आता है जब आप अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो उस पर किस प्रकार से धैर्य रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं, उस पर सफलता निर्भर करेगी। तो किसी भी परिस्थिति में अधीर नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, परिश्रम से दूर नहीं भागना है। परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा ही होगा, यह मैं मानता हूँ, जानता हूँ, मैंने खुद देखा भी है। और कई ऐसी घड़ियाँ आएंगी जब विचलित आपको लगेगा कि विचलित हो रहे हैं, उस समय टूटना नहीं है। उसी समय अगर आप टूट गए तो कहानी फिर खत्म हो गई, लेकिन आप टूटे नहीं, बढ़ते रहे, सफलता निश्चित मिलेगी। बिल्कुल। 10th 12th आईआईटी और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते वक्त अलग अलग ऐसे पड़ाव आते हैं और नई नई चीज़ें होती है उस दौरान। तो जैसे कि आजकल के छात्र तो सोशल साइड तो इतना उस वक्त नहीं था, तो समय उमय को लेकर आज लगता है कि इसमें ज़्यादा समय कुछ वेस्ट हो जा रहा है सर। देखिए, डिविएशंस हमेशा थे, हमेशा कुछ ना कुछ आदमी कर सकता था, जिसमें जिसको करना है वो तो कर ही सकता, करेगा ही। तो सोशल साइट्स का भी उपयोग अगर इस माध्यम में करें कि आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी भी परीक्षा को आप देना चाहते हैं, उसमें अच्छे लोगों के स्पीचेस मिल जाएंगे आपको, जी जी, है ना, कुछ अच्छी जनरल नॉलेज की चीज़ें मिल जाएंगी, चैनल्स मिल जाएंगे। तो उसका उपयोग करें तो फ़ायदा है। और समय तो उतना ही है, बाकी लोगों के पास उतना ही है जो लोग अपेयर होंगे। तो समय का सदुपयोग कैसे करना, यदि आप सीख गए तो सोशल साइट्स को भी आप अच्छे से प्रयोग करते हुए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अन्यथा यदि आप सोशल साइट्स में भटक गए, भटकने वाले को कौन क्या राह पर ला सकता है। निर्णय तो आपको लेना है कि भाई आप क्या करना चाहते हो। तो चीज़ें तो हमेशा रहेंगी, चीज़ें जो भटका सकती हैं। दिग्भ्रमित नहीं होते हुए एकाग्रचित मन के साथ आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। कई जो छात्र होते हैं वो खुद का करना चाहते हैं और उसी में अभिभावक कहते हैं कि मतलब कि अभिभावक की बात माने या छात्र खुद का, तो इसमें ये डिसीजन लेने में कई जो छात्र हैं वो फंसे मतलब डिसीजन में रह जाते हैं। देखिए, जो पेरेंट्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस है ना। आप जो होते हैं, आपके अंदर एक मन होता है, एक जज्बा होता है, दोनों का एक बैलेंस चाहिए। अनुभव का भी लाभ लेना चाहिए, परंतु हृदय जो कहता है, अंदर से जो शब्द, जो भावनाएं निकल रही हैं, उस पर यदि आप काम करेंगे तो वो भी सफलता में निश्चित रूप से आपको प्रेरित करती रहेगी। तो जब ऐसी इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कहीं कि पेरेंट्स की इच्छा कुछ और है, आपका इच्छा कुछ और है, तो बातचीत होनी चाहिए। और पेरेंट्स भी अपने बच्चे को अच्छे से समझते हैं। जब उनको लगेगा कि मेरे बच्चे के मन में कुछ वैसा करने की बहुत ज़्यादा प्यास है, बहुत तो सपोर्ट ही करेंगे। जैसे मैं अपने जीवन में बता सकता हूँ, मेरे पिताजी तो कभी नहीं चाहते थे कि मैं प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में आऊँ। उनकी तो बेसिक इच्छा यही थी कि जब आईआईटी चले गए हो तो बढ़िया से विदेश जाओ, नौकरी कमाओ, बढ़िया करो और वाइट मनी कमा के बढ़िया से एक तो घर बनाओ, अच्छे से एक इंडस्ट्री बनाओ। इस तरह की भावना थी उनके मन में, और विदेश में ही रहो। अच्छा, मतलब पिताजी का कहना था कि आप विदेश चले जाइए और मस्त रहिए, क्योंकि भारत का जो सिस्टम बड़ा ख़राब है, वो भी सरकारी सिस्टम में ही रहे। जो इंडियन ऑयल की कंपनी है उसमें भी लगभग सरकारी टाइप का ही सिस्टम था, तो उनका मन बड़ा खिन्न हो चुका था उसको देखते हुए, बहुत सारे संघर्षों को। परंतु मैं जब सोचता हूँ, मैं इस रूप में सोचता कि यदि समाज में कुछ अच्छा काम करना है, कुछ परिवर्तन होना है, तो यदि हर व्यक्ति यही सोचने लगे कि अपने स्वार्थ के कारण वो कहीं और चला जाए, जहाँ समस्या है उससे दूर चला जाए, तो समस्या तो कभी दूर होगी नहीं। अगर सब कहते रहे अंधेरा है अंधेरा है, तो अंधकार मिटेगा क्या? आवश्यकता तो एक माचिस की तीली जलाने की है, और एक तीली जब जलती है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो छोटा ही योगदान हो, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी। और यदि उस
योगदान से अपने कुछ वास्तव में ऐसा कर सके तो समाज को भी उससे लाभ मिलेगा। तो इस सोच के साथ मैंने फिर निर्णय लिया, और तब जब निर्णय ले लिया तो पिताजी का, पेरेंट्स, माँ का, सबका समर्थन उसी रूप में मिलता रहा और प्रेरित भी करते रहे। अभी खुश हैं वो आपके फैसले से? उनके मन में एक बात तो हमेशा लगता है, जब देखते हैं कुछ चीज़ें तो कई बार उनको लगता है कि शायद वहाँ गए होते तो अच्छा रहता है, लेकिन जब लोग उनको बताते हैं कि भाई आपका बेटा बड़ा अच्छा कर रहा है, बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बड़े गौरवान्वित भी होते हैं। जी। और पत्नी का कैसा सपोर्ट रहता है? तो बिना पत्नी के सपोर्ट या बच्चों के सपोर्ट के जो समाज में आदमी योगदान दे पा रहा है, कहाँ दे पाता है? तो बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, जो पारिवारिक पल हैं जो लोग बिताते हैं पुलिस में रहते हो, आप नहीं कर सकते हो, तो उसमें परिवार का सपोर्ट तो चाहिए। आपके हिसाब से बेहतर कौन रहता है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? क्योंकि आजकल के युवा ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। देखिए, अगर सफल होना है, मेरा तो अरेंज मैरिज ही हुआ और कोई गर्लफ्रेंड थी भी नहीं, क्योंकि मैं तो था बड़ा पढ़ाकू, और लगता कि यदि इस लड़कियों के पीछे अगर थोड़ा भी कुछ उस प्रकार की प्रेरणा जगी मन में तो फिर एग्जाम में सेलेक्ट कहाँ होंगे। पहले तो IIT में ही निकलना था, तो उस टाइम लगा कि अगर थोड़ा भी भटके तो जो समय पढ़ाई में जाएगा वो कहीं और चला जाएगा, उसको UPSC में लगे। तो यही कारण था, 17 वर्ष में IIT पहुँचे और 23 वर्ष में UPSC में आ गए। तो अगर भटकोगे तो समय लगेगा, और बिल्कुल लक्ष्य की ओर चलोगे तो समय कम लगेगा। अब इच्छा क्या है वो तो आपके ऊपर निर्णय लेना है। उस समय के दोस्त का मतलब, जैसे उस समय भी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग रखते थे, या उस समय आपके क्लास में कुछ ऐसा कुछ? ये तो सनातन है, जो उम्र आएगी तो व्यक्ति का एक अट्रैक्शन होगा। जी। लेकिन मन पर कैसे नियंत्रण करना है, जो व्यक्ति जान जाए वही तो आगे बढ़ता है। यदि मन से भटकोगे, समय हर चीज़ के लिए ईश्वर ने तय कर रखा है जी। और जैसे आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, हर चीज़ का एक बैलेंस है। ब्रह्मचर्य का क्या समय होगा, गृहस्थ का क्या समय होगा, ससमय सब कुछ हो तो अच्छा लगता है, चीज़ें जिंदगी में बैलेंस बना रहता है जी। लेकिन जिस समय जो नहीं होना चाहिए आप करने लगे तो जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उससे तो आप दूर चले जाओगे। जो मन में आपकी इच्छा प्राप्त नहीं होगी, भटक जाओगे। निर्णय आपको लेना है, निर्णय लीजिए, रिजल्ट उसी हिसाब से आएंगे। कुछ सवाल मेरे 2-4 और हैं। IPS बनने के बाद सबसे पहले कहाँ गए और वहाँ क्या चुनौतियाँ थी विकास में? देखिए, बनने के बाद सबसे पहले तो अकेडमी गए थे जहाँ ट्रेनिंग होनी थी। तो ट्रेनिंग होनी थी तो भाई पढ़ाकू थे शुरू से, तो उतने फिजिकल एक्टिविटी की कभी आदत थी नहीं। तो शुरू में जब गए तो दौड़ना भी दौड़ने की भी आदत कम थी, तो सबसे पीछे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद देखा कि मेरे शरीर में बहुत क्षमता है। तो जब पास आउट हुए तो उस समय टॉप 5 में आ गए थे धावकों में। तो मैंने देखा कि मैं कुशल धावक भी बन सकता हूँ और हूँ, अभी भी दौड़ता हूँ। तो बहुत चीज़ें मैंने जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था कि मैं सक्षम हूँ, मैंने पाया कि वो क्षमताएँ मेरे अंदर थीं। तो उससे मुझे लगा कि व्यक्ति के अंदर ऐसी बहुत सारी क्षमताएँ हैं जो अदृश्य रूप में विद्यमान हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता। तो जीवन में इसी प्रकार से और भी बहुत चीज़ों में आपको लगता है कि ये शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इट्स नथिंग मोर देन अ मेंटल बैरियर। आपके मन में वो सीमा है, उस सीमा को अगर आप लांघेंगे तो जो चीज़ आज असंभव प्रतीत हो रही है वो संभव हो सकती है। ये चीज़ मैंने पुलिस ट्रेनिंग में सीखा, क्योंकि पहले मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं पहाड़ पर इतनी आसानी से चढ़ जाऊँगा, दीवार फांद जाऊँगा, है ना, तैर भी लूँगा पानी में इस प्रकार से। और सारी चीज़ें मैंने की और बहुत सफलता से की। तो खुद एक परिवर्तन, जब वो कॉन्फिडेंस आया कि ये मैं कर सकता हूँ, तो उसने इस रूप का भी कॉन्फिडेंस दिया कि बहुत चीज़ें जो बिल्कुल कठिन लगती हैं वो उतनी कठिन है नहीं जितना हम अपने मन में उसको बना लेते हैं। बिल्कुल। वीडियो और फोटोज में हम लोग देखते रहते हैं, कई ऐसी पुलिस विभाग में भी चुनौतियाँ आती है कि जैसे बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने में, इनकाउंटर के केसेस में, इस पर कुछ जानकारियाँ देंगे? देखिए, जीवन तो चुनौती का नाम ही है, पुलिस का काम ही चुनौतियों से जूझना है। जो भी समाज में समस्या होगी, अपराध होगा, तो उसमें पुलिस को काम करना ही है। वही तो मजा है पुलिस का। फिर भी कोई ऐसी घटना जिसमें आपको सामना करना पड़ा? तो हर घटना बहुत चुनौतीपूर्ण रही। मैंने सोशल मीडिया पर कुछ घटनाएं शेयर की हैं, जैसे किस प्रकार रोहतास में जब गोलियां चली थी तो बिल्कुल बगल से निकली थी। उसमें कुछ पल के लिए तो ऐसा, जब कुछ चल रहा तो बस अपने शरीर को देखता था कि कहीं कुछ लगा तो नहीं, दूसरों को देख रहा था। अच्छा रहा, जब कठिनाइयों से आप निकलते हो तो कुछ और सीख कर निकलते हो और अगली कठिनाई के लिए तैयार होते हो। तो लगभग ऐसा ही चलता रहा है। जो क्राइम करके आए हैं उनको जैसे समझाने का तरीका आपके स्वभाव के हिसाब से कैसा रहता होगा? देखिए, अब जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो ये तो है, जैसे किसी अपराधी से यदि आपको पूछताछ करनी हो, जिसने कोई जघन्य अपराध किया हो, तो पूछताछ तो कड़ाई से ही करनी होगी। कई बार कड़ाई से पूछताछ करने पर बातें नहीं भी निकलती हैं, तो साइकोलॉजिकली उसे डील करना पड़ता है। किस प्रकार से व्यक्ति से आप बात करें, तो ये बैलेंस है, मतलब किस प्रकार से अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि रिजल्ट निकलना चाहिए, किस प्रकार से आप करते हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजी है, एक बिहेवियरल साइंस है। और जिससे कड़ाई से बात करने से वो बात बता दे तो वो ठीक,
वो जो आसानी से किसी और रूप में बताता है तो उसके लिए वो ठीक। तो बड़ा एक समझना पड़ता है चीज़ों को, दिमाग कॉमन सेंस के साथ चीज़ों को झेलते हुए समझते हुए आगे बढ़ना होता है। इनकाउंटर ये सबसे तो आप मतलब कि अब अभी तक कितने कुछ क्या कुछ बता सकते इनकाउंटर्स मेरे व्यक्तिगत रूप से 2 बड़े इनकाउंटर्स वही रोहतास में हुए थे, जो सामने सामने हुए थे। जी बाकी छोटे मोटे इनकाउंटर्स तो समय समय पर होते रहे हैं, जो बहुत दूरी से कहीं गोली चल गया आप थे। लेकिन जो नज़दीकी इनकाउंटर्स 2 इनकाउंटर्स मेरे रोहतास में हुए और बहुत ही ऐसे थे जिसमें कि जीवन और मरण का बिल्कुल फासला बहुत निकट था। मैं पुलिस स्टेशन पर थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। पुलिस स्टेशन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिपार्टमेंट उसमें यानी कि सीधे कहें कि थानों में जो लचर व्यवस्थाएं होती है उसके सुधार के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, बहुत सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। जिस समय मैंने योगदान दिया था बिहार में 2005 में, उस समय में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। थानों के भवन भी काफ़ी बने हैं, संसाधनों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और ये इस दिशा में और भी प्रयास चल रहे हैं। निश्चित रूप से आगे चीज़ें बदलेंगी। आम आदमी को काफ़ी परेशानी होती है पुलिस स्टेशनों में, जैसे कि पैसों का लेन देन को लेकर के या कई मामले को इधर से उधर करने में, उसको लेकर कैसे सुधार किया जाए, कहाँ से इसकी देखिए, बात मेरा जो तरीका है जी और जिसके कारण जहाँ भी रहा हूँ, लोगों में, अधिकांश लोगों में एक प्रकार की संतुष्टि भी हुई है, वो है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। जी जी है ना। आप जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद देखना होगा कि मेरा आचरण कैसा है। जी अगर आपका आचरण अच्छा होगा, आपके मन की भावनाएं शुद्ध होंगी, निश्चित ही आप सबको प्रेरित करोगे। जी 100% चीज़ें नहीं बदलेंगी। है ना। अगर बहुत अव्यवस्था चल रही हो, जिसमें ऐसे लोग बैठे हों जिन्होंने संकल्प लिया हो कि इस अव्यवस्था को सुधरने नहीं देंगे, अच्छा तो ये बिल्कुल 100% सुधर जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहा हो, उसका आचरण सही हो, मन में विचार शुद्ध हो और डिगे नहीं, झुके नहीं, उस प्रकार का उसका व्यक्तित्व हो, तो चीज़ें बदलती हैं। जो थानों में रिस्पॉन्स होता है वो भी बदलता है। और जैसे मैं जब भी रहा तो मैंने कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भाई इसमें अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यदि आप थाने में कोई व्यक्ति जाता है, उसका FIR रजिस्टर नहीं करते हो, तो भाई थाना प्रभारी आप नहीं रहेंगे, अगले दिन आप सस्पेंड हो जाएगा, हट जाइएगा। और मैंने सुनिश्चित किया किसी भी केस में ऐसा नहीं हो। यदि एक थाने प्रभारी को मैं सस्पेंड करता हूँ किसी कारण से, दूसरे आदमी को मैं छोड़ दूँ, पक्षपात नहीं होगा। अच्छा कोई भी परिस्थिति आए तो जो निर्णय है मेरा वो अडिग है। तो बहुत सारी चीज़ों बिल्कुल उस तरह से, मैं गणित का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना कि यदि ये हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यदि अपराध लूट की धारा में रजिस्टर होनी थी, आपने उसको चोरी की धारा में कर दिया, छोड़ूंगा नहीं, सस्पेंड होइएगा। तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट रूप से एक प्रकार का मन में सोच बड़ी क्लियर कि दंडित जहाँ करने की आवश्यकता है तो दंड भी होना चाहिए, परंतु उसका मूल उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं है, परंतु यह है कि पुलिस व्यवस्था आम जनता के हित में अच्छा योगदान कर सके। एक सवाल और है, क्या नेताओं के दबाव में, नेताओं और मंत्रियों के दबाव में, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग करती है सरकार को, उसके दबाव में अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और तमाम लोग इस दबाव में रहते हैं? देखिए, राजनीति से कोई चीज़ अछूती तो है नहीं, और प्रजातंत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है किनकी है? जनप्रतिनिधियों की है। जी तो पुलिस को भी सरकार के अनुरूप, इसके अनुरूप कार्य करना होता है, लेकिन कितना प्रभावित होना है, कितना नहीं होना है, इसमें जब द्वंद्व आए तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि भाई जो सही है वही करना है, जो गलत है नहीं करना है। यदि आप सुनते हैं तो मेरा तो यही रहा है, बी फर्म बट पोलाइट। आप पोलाइट रहिए, लेकिन निर्णय पे कभी इसमें कोई अगर गलत करने को कहे तो करूँगा ही नहीं, बड़ा स्पष्ट है। तो भाई कितना भी कोई दबाव डालेगा, अगर कि मन में ये क्लियर होगा आपको नहीं करना है, फिर वो कौन आपसे करा सकता है? तो अगर ये इस रूप में आप स्पष्ट हैं तो कभी कोई चुनौती आएगी ही नहीं। आप यदि सही करोगे तो उसके अपने परिणाम होते हैं, गलत करोगे उसके अपने परिणाम होते हैं। अब किस प्रकार के परिणाम आप झेलना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। अगर DGP बनने का मौका मिला बिहार को तो क्या सुधारना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी पद वगैरह के बारे में नहीं सोचता। जहाँ जो मौका मिले, जिस रूप में मिले, जिस भूमिका में मिले, जी समाज के लिए कुछ करने का संकल्प था, उसी को लेकर आज यहाँ पुलिस सेवा में अपना योगदान दे रहा हूँ। आगे भी जिस भूमिका में रहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना यही है कि सक्षम बना सकें, ताकि जो जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित है राष्ट्र के काम आए। रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ करना चाहेंगे बेहतर? रिटायरमेंट क्या है नहीं है, मैंने वही कहा ना, जब तक इस जीवन में एक भी सांस बाकी है, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और करता रहूँगा। छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
स्वयं पढ़िए, परिश्रम कीजिए, स्थापित हो जाइए, और एक बार स्थापित हो गए तो केवल अपने तक मत रहें, कुछ ना कुछ आंशिक योगदान समाज के लिए अवश्य दें, और जिस प्रेरणा ने आपको जागृत किया, स्थापित किया, उसको दूसरों के साथ भी साझा करने का प्रयास करें। फिल्में देखते हैं सर? देखता हूँ कभी कभी, अब तो पुलिस में बहुत कम समय मिलता है, कौन लेकिन बेहतर फिल्में लगी है? फिल्म में मेरी फेवरेट फिल्म तो वही है, 2 आंखें 12 हाथ, दो जो आंखें पुरानी है। और बाकी अच्छे एक्टर? अच्छी फिल्म मतलब और भी काफ़ी सारी लगी हैं। अच्छे एक्टर्स, अजय देवगन की एक्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, अच्छा, मेरी और स्पेशली पुलिस रोल में बड़ा अच्छा लगा। जैसे गंगा जल इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस के विषय में ऐसा कुछ नहीं है, जो फिल्म देखता हूँ जिसमें जो एक्ट्रेस जिस भूमिका में लगती हैं अच्छी लगती हैं। कहानी, कविताएं अध्यात्म की ओर कब झुकाव हुआ लगा? लगभग 1999 में IIT में पढ़ता था। उसी समय IIT में एक सेल था, भक्ति वेदांत क्लब, जी। तो वहाँ पर इस्कॉन के लोग आया करते थे, और उसी में अचानक एक दिन प्रेरणा जगी, वो ऐसी जगह जिसने मुझे बदल दिया। बेहतर कवि कौन लगे सर? रामधारी सिंह दिनकर। कोई एक कविता गुनगुनाना चाहेंगे? ये कविता तो मैंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है, जिसने मुझे प्रेरित किया। जी। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। चलिए सर, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने इतनी व्यस्तता के बीच समय निकाला। अभी के लिए इतना ही कहूँगा, और भी तमाम लोगों से मिलता रहूँगा। विकास वैभव सर जी से अभी बात कर रहे थे, अभी स्पेशल सेक्रेटरी में होम डिपार्टमेंट में ये IG के पद पे हैं, दायित्व पे हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, आपने इतनी व्यस्तता के बीच समय निकाला। और झकास भारत देखते रहिए चैनल को। कैमरे के पीछे शशिकांत हैं, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और फिलहाल धन्यवाद। थैंक यू।